जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे भूगोल का। कौन सा चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट 1 देखेंगे किसका, भूगोल का, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। अब देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें आप जितना सुन सके उतना सुनिए। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार चैप्टर अवश्य पढ़ेंगे। एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको जो चीज़ें पढ़ा रखी है, यहाँ पे जो लिखवाया गया, इसको साथ साथ नोट करते चलिएगा। ये बहुत काम का है। जब आपके पास समय नहीं होगा वीडियो देखने के लिए तो आप इन सब मतलब क्या बोलते हैं, कॉपी उठा के देख लीजिएगा। वीडियो हो सकता है कि 1-1.5 घंटा का बन जाए, है ना, लेकिन आपको अगर इसको लिख लेते हैं तो सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेगा रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हमें चैप्टर के नाम ही समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिख रखे हैं। अगर इन कीवर्ड को मतलब आप समझ लेते हैं तो काफ़ी आसानी होगा चैप्टर को समझने में, आने वाले चैप्टर्स को समझने में और आंसर राइटिंग लिखने में। जब आप पेपर जब लिखने जाओगे तो कुछ इस प्रकार के ही शब्द आते हैं बीच में जो आपको मतलब नहीं पता होते हैं। तो चलिए बताते हैं। पहला वर्ड मैंने लिख रखा है संसाधन। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सब शब्दों का परिभाषा लिखना उचित नहीं था, केवल मैं बोल दूंगा, उसको मैं बोल दूंगा और आप लोग उसको लिख लेंगे। तो पहला वर्ड क्या है, संसाधन। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे संसाधन। संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। संसाधन क्या है, वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन क्या होता है, वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करे उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मार्कर है, ये क्या है, ये संसाधन है, मेरी आवश्यकता को पूरी कर रहा है। क्यों, मैं लिख रहा हूँ। यूट्यूब क्या है, एक संसाधन है। संसाधन कैसे है, ये मेरे लिए संसाधन है कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, और आपके लिए संसाधन ये है कि दूसरे की बातों को यानी अपनी ज़रूरतों को आप लोग पूरा कर पा रहे हैं। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ आपकी ज़रूरत को पूरा करता है तो क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। ठीक है, जो अगला वर्ड इसमें आता है उपनिवेश। हालांकि हो सकता है थोड़ा दिखने में कम दिखे आपको, लेकिन क्या है उपनिवेश, क्या बोलते हैं इसको, उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ होता है जब एक देश किसी दूसरे देश को, क्या मतलब बताया मैंने उपनिवेश का, जब एक देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना ले तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। सपोज करिए यहाँ पर ए देश है, कौन सा देश, ए, और यहाँ पे कौन सा है, बी। खुदा ना खास्ता ए ने क्या किया, बी को गुलाम बना लिया, ए ने बी को गुलाम बना लिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे बी उपनिवेश है किसका, ए का, यानी गुलाम कौन है, गुलाम कौन है, यहाँ पे बी है, किसका गुलाम है, ए का। सपोज करिए यहाँ पे हम लोग किसके गुलाम थे भाई, ब्रिटेन के गुलाम थे। इसमें शर्म की क्या बात है ना, हम किसके थे, ब्रिटेन का। और यहाँ पे कौन था, भारत। तो हम क्या बोलते थे, भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश है। हमने आज तक आपने ये नहीं सुना होगा ब्रिटेन भारत का उपनिवेश रहा, नहीं, यानी भारत जो है किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उपनिवेश समझ गए, जब कोई एक देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना ले उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। फिर अगला आता है वर्ड शोषण। कौन सा, शोषण। जब किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो शोषण बन जाती है। क्या बन जाती है, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि पढ़ाई भी एक शोषण बन जाएगा, कब, जब आप जब उसे जरूरत से ज्यादा करेंगे। जैसे मान लीजिए एक जंगल है, ये क्या है, अरे ये तो आदमी बन गया, पेड़ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन आपने पेड़ों को अंधाधुंध काटना शुरू कर दिया तो क्या कर रहे हो, शोषण कर रहे हो उसका, क्या कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, यानी जरूरत से ज़्यादा उसका यूज कर रहे हो। तो क्या बन जाता है, शोषण हो जाता है। ठीक है, अब आता है वनो उन्मूलन। क्या लिखा है, वनो उन्मूलन। क्या लिखा है, वनो उन्मूलन। देखिए यहाँ पे दो शब्द, अगर संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, यानी दो शब्द है इसमें। एक तो है वन, वन का मतलब क्या होता है, जंगल, क्या होता है, जंगल। और उन्मूलन का मतलब, यहाँ पे मैं हिंदी लिख देता हूँ, साफ हिंदी, इसको आप लोग नोट करिए। अगर आप इसको नोट करते हैं तो आने वाले समय में बता रहा हूँ आप बहुत अच्छे हो जाएंगे लिखने में। ठीक है, अगला है उन्मूलन। क्या है, उन्मूलन। ठीक है, अबोलिश कहते हैं इंग्लिश में इसको। उन्मूलन का मतलब होता है जब किसी चीज की को जड़ से खत्म कर दिया जाए। जब किसी चीज को जड़ से खत्म कर देते हैं तो क्या बन जाता है, उन्मूलन हो जाता है, यानी उन्मूलन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, ये पेड़ बन जा रहे भाई, ये पेड़ है, ठीक है, आपने इसको जड़ से काट दिया, इसका क्या हो गया, उन्मूलन हो गया, यानी जड़ से खत्म हो गया। जैसे मैं अच्छा एक बात बताओ,
यहाँ पे मैंने गरीबी लिख दिया, गरीबी। गरीबी उन्मूलन ठीक है या गलत है? बिल्कुल ठीक है, यानी गरीबी को खत्म होना चाहिए। अच्छा बताओ वन उन्मूलन ठीक है कि नहीं? नहीं, वन उन्मूलन ठीक नहीं, यानी पेड़ों की कटाई यानी पेड़ों को जड़ से खत्म करना ये ठीक बात नहीं है। अगला आता है लवणीय, ठीक है, लवणीय। लवणीय का मतलब होता है सॉल्टी, ठीक है, जिसके अंदर नमकपन हो, क्या हो? नमकपन हो, उसको खारापन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लवणीय बोलते हैं, सॉल्टी बोलते हैं। फिर आता है क्षारीय, क्या बोलते हैं? क्षारीय। आपने साइंस में पढ़ रहा होगा बेस वर्सेस सॉल्ट, है ना? तो क्षारीय होता है जो कड़वा हो, क्या हो? कड़वा हो। फिर अगला आता है इसमें खनन। खनन को इंग्लिश में बोलते हैं माइनिंग, क्या बोलते हैं? खनन को माइनिंग कहते हैं। अब देखिए, अब पहले वर्ड समझिए, खनन। खनन, खनन को क्या बोलते हैं? माइनिंग, है ना? खनन जो वर्ड है ना, दो एक खनिज से बना है। किससे बना है? खनिज से। यानी खनन क्या होता है? खनिज को निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोयला है, वो खनन के माध्यम से निकाला जाता है, यानी जमीन को खोद कर निकाला जाता है, यानी जमीन से किसी संसाधन को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? खनन कहते हैं। तो खनन क्या हुआ? संसाधनों के निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। अगला वर्ड आता है अपर्दन। क्या है? अपर्दन। अपरदन, अपरदन। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। जब मिट्टी अपने स्थान से कट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपर्दन कहते हैं, ठीक है। इरोजन कहते हैं इसको, सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है कोई चीज कट जाना, हट जाना। अगर यहाँ पे मृदा लिखा है तो मृदा अपर्दन, यानी मिट्टी का कटाव को क्या बोलते हैं हम लोग? मृदा अपर्दन कहते हैं। इस चैप्टर में सारे वर्ड मिलेंगे, ठीक है। ये बीच बीच में से मैंने वर्ड उठाए हैं, इनको क्या करना है आपको? अगर कहीं मिलते हैं तो उसको सर्कल करना है और इसको लिख लेना है। फिर आता है निम्नीकरण। क्या आता है भाई? निम्नीकरण। निम्नीकरण का अर्थ होता है किसी चीज के अंदर कमी आना। क्या ना? कमी आना, उसको हम लोग निम्नीकरण बोलते हैं। जैसे प्रदूषण होता है ना, वो भी क्या है? एक निम्नीकरण है। किसमें? हवा के अंदर। किसके अंदर? हवा के अंदर। वो निम्नीकरण यानी किसी भी चीज के अंदर कमी आना, यानी उसका क्षरण होना, कम होना, वो सब क्या कहलाता है? निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। जो अगला वर्ड आता है संरक्षण। देखिए, इसका सिर्फ अलग ही मतलब है, संरक्षण। इसका मतलब होता है बचाव। क्या करना? बचाव करना। किसी चीज को इकट्ठा करना, बचाव करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको आगे तक लेकर जाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? संरक्षण करना है, ठीक है। अब आते हैं अपना मेन मुद्दे पर, संसाधन एवं विकास। ये कीवर्ड था, आपने समझ लिया, 2 मिनट का टाइम लगा होगा। फिर आता है संसाधन का निर्माण। अब देखिए, कोई चीज संसाधन बनती कैसे है? हमने बोल दिया ये मार्कर जो है संसाधन है। आपने कहा ठीक है भाई ये संसाधन है, ये माइक भी है, क्या है? संसाधन है। कपड़ा क्या है? संसाधन है। मैं भी क्या हूँ? एक संसाधन हूँ, ठीक है। लेकिन संसाधन वो चीज बनती कैसी है? देखिए, कोई भी चीज को अगर संसाधन बनाना है तो उसका आर्थिक सामाजिक मूल्य होना चाहिए। हर चीज की एक कीमत होती है ना? अगर ढिसुम फिल्म देखते होंगे तो उसमें बोला होगा हर चीज का एक कीमत होता है। तो उसमें क्या होना चाहिए? आर्थिक या सामाजिक उसका मूल्य होना चाहिए, तभी क्या बनेगा? वो आपका संसाधन बनेगा, अन्यथा वो संसाधन नहीं है, ठीक है। जैसे कोयला है, जब इंसान ने कोयले को यूज नहीं सीखा था, वो कोयला ही था, कोई काम का नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने यूज सीख लिया, उसको प्रयोग कैसे करना है, वो क्या बन गया हमारे लिए? एक संसाधन बन गया, उसका आर्थिक मूल्य है, ठीक है। उसका आर्थिक मूल्य है, मतलब उसका पैसे बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। एक मूवी है गुंडे करके, कौन सी? गुंडे है, गुंडे, है ना? आप देखोगे तो पूरे कोयले पे कहानी है। फिर आता है सांस्कृतिक और कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। वो जो संसाधन है उसका निर्माण यानी सांस्कृतिक और कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, दारू, है ना? दारू बदनाम करती, ठीक है। क्या लेते हैं एग्जाम्पल? दारू। देखिए, दारू पीना सामाजिक रूप से गलत हो सकता है, सामाजिक रूप से यानी सांस्कृतिक रूप से क्या हो सकता है? गलत। जैसे इस्लाम के अंदर उनका जो मजहब है वो कभी अलाउड नहीं करता है, लेकिन कानूनी रूप से आप पी सकते हैं, आप कानूनी रूप से पी सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? यानी जो संसाधन का निर्माण है वो सांस्कृतिक और कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। जैसे दारू वाला, जैसे मान लीजिए वो शाहरुख खान का बेटा था ना, पकड़ में आ गया था, वो क्या ले रहा था? ड्रग्स ले रहा था। क्या ले रहा था? ड्रग्स। वो सांस्कृतिक रूप से हो सकता है उसके घर में मान्य हो, लेकिन कानूनी रूप से वो मान्य नहीं था। अगर वो कानूनी रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है तो उसको आप संसाधन नहीं कहोगे, ठीक है। अब उस संसाधन को बनाने के अंदर कोई टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी प्रयोग हुआ होना चाहिए, ठीक है, तभी वो संसाधन बन पाएगा। तो संसाधन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? आर्थिक और सामाजिक मूल्य होना चाहिए, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है मानव संसाधन। अच्छा, हम लोग संसाधन है कि नहीं, या आप संसाधन है कि नहीं? बिल्कुल है भाई, यानी मानव जो है संसाधन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है या लड़की, कुछ भी,
अभी क्या था कि मानव था, एक पशु था, हम लोग क्या है, एक पशु ही तो है, लेकिन वो अलग बात है, हमारे अंदर दिमाग आ गया। तो अगर मानव को संसाधन बनाना है यानी काम लायक बनाना है तो उसको क्या देना पड़ेगा, हमें शिक्षा देना पड़ेगा। हमें क्या देना पड़ेगा, उसे शिक्षा देना पड़ेगा। अब शिक्षा लेगा तभी तो सही और गलत का फर्क समझ पाएगा। उसके बाद उसको कुशलता देना पड़ेगा, कौशल देना पड़ेगा, कौन सा काम कैसे करनी चाहिए। ठीक है, अगला आता है स्वास्थ्य, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन जो बेसिक बुनियादी है वो शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य। तो पूछे मानव को संसाधन में परिवर्तन करने के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता होती है, तो उसमें शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप दे सकते हो। ठीक है, अगला आता है, अब संसाधन तो हमें पता लग गया। संसाधन के बाद आता है संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। क्या होता है, बांटना, अलग अलग करना। अब आता है संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, अगर मैं कहीं भी ऐसे वर्ड लेकिन टिक लगाया हूँ ना, इसका मतलब होगा संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, जैसे समाप्तिया के आधार पर, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर, ऐसे। ठीक है, तो पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, पृथ्वी जो है ना, इसमें तो कोई भी चीज लिख लेगी ना, वो दो प्रकार के लिख लेगी। कितने प्रकार के, दो। या तो वो जैव होगी या फिर अजैव, या फिर बायोटिक होगी या फिर अबायोटिक होगी। जैव संसाधन वो संसाधन होता है जिसके अंदर प्राण होता है, जान होता है, वो क्या है, जैव है। जैसे कि पशु और पादप, पादप मतलब पौधे, ठीक है, पादप मीन्स पौधे, ये सारे क्या हैं, ये जैव हैं, जो कि सांस ले सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, वृद्धि करते हैं, एक समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी सारे क्या होते हैं, जीव, नश्वर होते हैं। नश्वर का सेंस है कि एक दिन सबको निपटना है। ठीक है, अजैव जो होता है ना, इसमें जान नहीं हो सकता, जैसे हवा, पानी, पत्थर, मिट्टी, ये सब क्या है, अजैव है। ठीक है, फिर आता है समाप्तिया के आधार पर, यानी संसाधन है तो खत्म भी होगा भाई, जाहिर सी बात है, वो खत्म भी होगा। तो इसमें आता है समाप्तिया के आधार पे नवीकरणीय, रिन्यूएबल सोर्सेस आते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सतत चलते रहते हैं, यानी कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे सूरज की रोशनी है, कभी खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती। जब तक पृथ्वी और सूरज है तब तक उसकी रोशनी आएगी। अब जो पानी है उससे क्या बनता है, हाइड्रो पावर बनता है, यानी जल बिजली बनता है, पन बिजली बनता है। अब वो पानी गंदा वाला गिराओ या फिर फिल्टर का पानी गिराओ टरबाइन मशीन पे, उससे बिजली बनेगी ही बनेगी। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नवीकरणीय संसाधन। अब दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, या फिर भारत के अंदर या फिर दुनिया के अंदर बहुत पॉल्यूशन है, लेकिन टरबाइन घुमा दो किसी भी हवा से, किसी भी हवा से अगर आप टरबाइन घुमाते हो तो उससे क्या बनती है, बिजली बनती है। तो पंखा नहीं पूछेगा प्रदूषण वाला हवा दिया या साफ हवा दिया, उसको बस हवा से मतलब है। तो हवा कभी खत्म नहीं होगी। जब हवा कभी खत्म नहीं होगी तो कौन सा संसाधन हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। यानी वे संसाधन जिनका एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। फिर आता है अनवीकरणीय संसाधन। अ मीन्स कहीं पर अगर हिंदी के अंदर वर्ड लग जाता है अ, इसका मतलब होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव, यानी उल्टा हो जाना किसी से। तो नवीकरणीय मतलब एक से अधिक बार प्रयोग हो सकता है, एक से अधिक बार, जैसे कभी समाप्त नहीं होगा, सतत चलता रहेगा, वैसे इसका उल्टा क्या है, नवीकरणीय संसाधन, सॉरी, अनवीकरणीय संसाधन, जिसका एक बार प्रयोग करने पर ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन अनवीकरणीय में भी दो प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन, सॉरी, अनवीकरणीय संसाधन में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चक्रीय, एक होते हैं अचक्रीय। चक्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि लोहा है, क्या है, लोहा है, एक बार प्रयोग हो गया लेकिन वो क्या होता है, खराब हो जाता है, समय के साथ खराब हो सकता है और हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं, हम रिसाइकल कर देते हैं। तो कैसा है, अनवीकरणीय भी है और चक्रीय है। अनवीकरणीय प्लस चक्रीय, जिनका एक से अधिक बार प्रयोग हो सकता है लेकिन एक समय के बाद ये खत्म हो सकता है। फिर आता है अचक्रीय, जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल, बोले तो जीवाश्म ईंधन, कोयला, ठीक है, ये सब क्या है संसाधन, एलपीजी गैस, ये सब कैसे हैं, अचक्रीय, जिनका एक बार यूज होने के बाद सारे खत्म हो सकते हैं। फिर आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना, मालिकाना बोले तो मालिक। तो देखिए चार प्रकार के मालिक बताए गए हैं यहाँ पे। पहला आता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब होता है खुद का, जैसे कि ये मार्कर किसका है, मेरा है, ये बोर्ड किसका है, मेरा है, मेरी मर्जी में यूज करूँ या फेंकूँ, ये किसका मर्जी है, मेरा मर्जी है, इसमें दूसरा कोई नहीं बोल सकता। ये शर्ट मेरा है, इसको मैं पहनूं या फेंकूं, ये किसका है, मेरा है। तो कैसा है, व्यक्तिगत है। फिर आता है सामुदायिक, जो किसी व्यक्ति विशेष का ना होकर पूरे समुदाय का हो, उसे हम सामुदायिक कहते हैं। जैसे कि कुआं, पार्क, इसे किसका है, पूरा समुदाय का होता है। ठीक है,
जैसे कि चारागाह हो गया, जहाँ पे दफनाते हैं जलाते हैं, शमशान घाट हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ये सब क्या है, सामुदायिक होता है। अब आता है राष्ट्रीय, क्या आता है, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय बोले देखो समुदाय, जो देश में कोई भी संपत्ति होती है ना, सरकार चाहे जब मर्जी ले सकती है। हाँ, कोई भी संसाधन को लेने मतलब संपत्ति को लेने के लिए सरकार को कौन क्या करना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। कानून बना के आपकी संपत्ति ले सकती है सरकार, चाहे मोदी सरकार तो मेरा मार्कर भी ले सकती है कि मार्कर अच्छा लगे ले लेंगे, लेकिन लेने से पहले उसको एक कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ठीक है, देश के सभी संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए अब जो देश होता है ना, मान लीजिए कोई देश है सीमा से लग रहा है, मतलब कि उसकी जो सीमा है वो जल से लग रही है। जल कौन से वाले, समुद्र से लग रही है। तो 12 नॉटिकल मील, ऐसे मान लीजिए भारत है तो यहाँ से 12 नॉटिकल मील, NM नॉटिकल मील, ये तो अपना है। इसके प्लस 200 मील, 200 मील के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, NM मील तक हम अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद गए तो ये पूरी जो महासागर है, जो खुला महासागर है, वो किसका है, ना तो मेरा है ना तो आपका है, वो अंतर्राष्ट्रीय है, यानी सबका उस पर दावा है। जैसे स्पेस, जो स्पेस होता है अंतरिक्ष, वो किसी एक का नहीं है, जिसमें सबका है वो सबके लिए बराबर है। जैसे आर्टिक है, अंटार्कटिक है, ये किसका है, सबका है, किसी एक देश का नहीं है। यानी वे संसाधन जिसपे किसी एक देश का वर्चस्व ना हो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। फिर आता है विकास के आधार पर, उसको डेवलप कैसे हुआ, जो संसाधन है वो डेवलप कैसे हुआ। पहले आता है संभावी, जिसकी संभावना है, जिसकी संभावना है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसको यूज नहीं हो रहा है। जैसे में पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, यानी ज्वारीय, मतलब कि जैसे मान लीजिए पवन जो ऊर्जा है भारत के अंदर, जो पवन ऊर्जा है पूरा कोस्टल लाइन बोले तो पूरा अपना गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक। ठीक है, ये सब पवन ऊर्जा के लिए काफ़ी अच्छे स्रोत है, क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन हम उसका सही से उपयोग नहीं कर पाए, संभावना है जैसे। ठीक है, उसके बाद है सौर, यानी पूरे भारत के अंदर जो रेगिस्तान है, मतलब अपना राजस्थान है, वहाँ से सौर उत्पादन काफ़ी तगड़ा किया जा सकता है। लेकिन आजकल हमारे पास कौशल नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए उसका हम पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यानी संभावना तो है लेकिन अभी वर्तमान में उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे ज्वारीय ऊर्जा, जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र का पानी जो होता है एक दिन के अंदर 2 बार अप डाउन होता है। क्या होता है, अप डाउन, तो उससे भी बिजली बनती है। यहाँ पे लिख रखा है संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो विद्यमान तो होते हैं परंतु प्रयोग में नहीं होते, अपने उच्च शक्ति के कारण मतलब उच्च क्षमता के साथ प्रयोग में नहीं होते हैं। जैसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संभावित को, जो संभावित संसाधन है इसको विकसित संसाधन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उच्च तकनीक चाहिए, यानी हाई लेवल की आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी इसका बढ़िया से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें उच्च लागत, इसकी जो मेंटेनेंस चार्ज है, यानी इसको जो बनाने का खर्चा है वो काफ़ी लंबा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इसको काम नहीं कर सकते। फिर आता है कम लाभ, क्या होता है, कम लाभ, इसके लाभ कम है। जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, या फिर ज्वारीय ऊर्जा है, जहाँ पर बनता है फिर वहाँ से इसको पहुँचाने तक, मान लीजिए भारत के इस कोने पे बना, क्या बना, बिजली बना, हमें बिहार तक पहुंचाना है, मान लीजिए ये बिहार छोड़िए बंगाल तक पहुंचाना है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो आएगा भाई, बहुत लंबा लगेगा ना लाइन। तो क्या होता है, परिवहन का जो क्षमता होता है वो नहीं हो पाता है, पूरा ग्रिड बनानी पड़ती है, बिजली की लाइनें बिछानी पड़ती है। पता लगे जितने का बाबू नहीं उतने का झुंझुना हो गया। ठीक है, जितने का बिजली नहीं बना उतना तो खर्चा हो गया, तो सरकार बचती है इससे। ठीक है, इसमें जो परिवहन का क्षमता है वो कम होता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन करने का। ठीक है, और कम लाभ होता है। फिर आता है विकसित संसाधन, विकसित मतलब डेवलप्ड हो चुका है, जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जो बताया जा चुका है ये संसाधन इतना है भारत के पास, कोयला इतने हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयले भंडारों में से एक है, इस देश के पास ये चीज़ सबसे ज़्यादा है। क्यों बताते हैं, उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसको पता लगाया जा चुका है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं जो जीवाश्म ईंधन है या कोयला है, हम बताते हैं कि अगले 40 साल के लिए या 50 साल के लिए बचा है। ऐसा क्यों कह पाते हैं, जो पेट्रोल है अगले 50 सालों के लिए बचा है, क्यों, उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, बताया जा चुका है, पता लग चुका है कि इतनी है। उसके बाद इसकी गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण पहले हो चुका होता है। विकसित संसाधन के क्या है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है, और इसके लिए हमारे पास उच्च तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, जिससे हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। फिर आता है भंडार, क्या आता है, भंडार। भंडार के अंदर देखो क्या होता है, उच्च मात्रा में उपस्थित है, उच्च मात्रा में उपस्थित है, लेकिन भविष्य में संभावना, लेकिन
भविष्य में संभावना। जैसे हाइड्रोजन है, जो H2O आपने पढ़ते हैं ना, H2O हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है। इसमें से अगर हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो ये बहुत तेज से आग बन के जलेगा, इसमें से पानी रिलीज होगा। तो क्या है कि हमारे भविष्य में आने के लिए ठीक है, लेकिन अभी इसका इतना हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ है। भारत सरकार ने अपनी नई हाइड्रोजन नीति लेकर आई है। आप गूगल करके या यूट्यूब करके, यूट्यूब तो सबसे अच्छा है पढ़ने और पढ़ाने का माध्यम, तो आप यूट्यूब पे करेंगे भारत का नई हाइड्रोजन नीति, ठीक है। इसको गूगल करना है, आपको गूगल करना है, ये यूट्यूब करके पढ़ना है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, अगर उसको रिलेट कर सको, ठीक है। यानी वो क्या है, भंडार तो है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके लिए हाई लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए। इसमें ऊर्जा नीति मैंने बता दी है, जियो कंपनी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इसको पढ़िएगा प्लीज़ इसको। उसके बाद है संचित कोष, यानी हमारे पास तो है, ये भी भंडार का हिस्सा होता है। हमारे पास तो है लेकिन तकनीक नहीं है, इसको यूज़ कैसे करें। यानी हमारे पास नॉलेज तो है, लिखना कैसे है पेपर में यही नहीं पता चलता। भाई पता तो है लेकिन बता नहीं पाता, क्यों? वो संचित कोष में है। क्या है वो? ये किसका हिस्सा होता है? भंडार का ही हिस्सा होता है, लेकिन तकनीक नहीं होता। भविष्य में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। अब संसाधनों का विकास कैसे होगा, ठीक है। अब संसाधन है तो हम है, यानी संसाधन क्या है? यानी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। अब संसाधन जो है वो न्याय संगत वितरण के लिए, यानी संसाधनों का हमें विकास क्यों करना है? तो न्याय संगत वितरण का मतलब होता है बंटवारे के लिए। पूरी दुनिया के अंदर ये न्याय की समस्या क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि हमारे पास संसाधन क्या है? लिमिटेड है। संसाधन लिमिटेड है और उसकी जो डिमांड करने वाले हैं, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हमें संसाधनों को विकास करना चाहिए ताकि सबकी आवश्यकता की पूर्ति किया जा सके। गांधी जी ने कहा था कि हमें आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधन है, यानी हमारी ज़रूरत के लिए संसाधन है, बशर्ते कि हमारे पास लालच के लिए किसी प्रकार का संसाधन नहीं है। किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा। जीवन यापन के लिए, अगर अपना जीवन यापन करना है तो आपके पास संसाधन होना चाहिए, यानी आजीविका चलाने के लिए संसाधन होना बहुत जरूरी है। तो कोई पूछे संसाधनों का हमें विकास क्यों करना चाहिए? तो न्याय संगत वितरण के लिए, दूसरा है जीवन यापन के लिए, तीसरा है जीवन की गुणवत्ता को बनाने के लिए, यानी जो हमारी लाइफ है इसको और अच्छा बनाने के लिए हमें संसाधन चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास बोर्ड है, कौन सा है? ये व्हाइट बोर्ड है। अब अपने जीवन को और अच्छा बनाना है तो हमें संसाधन चाहिए। तो मैं क्या सोचूंगा? मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाए जिस पे मैं लिखूं, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड आ जाए, ठीक है। वो क्या है? मेरे जीवन को और अच्छा बनाएगा, यानी जीवन को गुणवत्तापूर्वक बनाएगा। जैसे शर्ट है ये, ठीक है, 300 रुपये का शर्ट है, ज़्यादा का नहीं है, 300 रुपये का शर्ट है। लेकिन मैं क्या सोचूंगा? मेरे पास 1000 रुपये वाला शर्ट आ जाए। तो जीवन की गुणवत्ता बनाने के लिए संसाधन चाहिए। संसाधन आएगा यानी संसाधन के रूप में मेरे पास पैसे आएंगे और चीज़ें आएंगी, तभी तो मैं आगे चीज़ें कर पाऊंगा, ठीक है। फिर आता है शांति और समानता के लिए। देश के अंदर तभी तक शांति और समानता बनी रहेगी जब संसाधनों का उचित वितरण हो, यानी सभी लोगों के पास जीवन यापन के लिए संसाधन हो, तभी आपके देश में शांति या फिर विश्व के अंदर शांति बनी रहे। देखिए शांति गलत लिखा था, ठीक है। पूरे विश्व के अंदर कब तक शांति रहेगी? जब पूरे विश्व में संसाधन ठीक ठाक हो, सभी लोगों के पास जीवन यापन तक के लिए संसाधन हो, तभी तक पूरे विश्व में शांति है, अन्यथा शांति नहीं रहेगी। अगला आता है, लेकिन ये सब अच्छी बात है, कितनी है ना, संसाधनों का विकास क्यों करना है ये सब के लिए। लेकिन समस्या है। समस्या क्या है? कि जो समस्या क्या है, लालच हमारे बहुत ज़्यादा है। लालच यानी बहुत ज़्यादा है, हम ग्रीडी हैं, यानी क्या है, हम लोग ग्रीडी हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा लालच है, इसीलिए ये समस्या आता है। दूसरा है वर्ग विभाजन। एक के पास तो बहुत ज़्यादा संसाधन है, एक के पास बिल्कुल नहीं है। भारत के 7% लोगों के पास लगभग 6% लोगों के पास भारत का लगभग 50% धन है, यानी पूरे मान लीजिए 100 रुपये है ना, तो 6% या 10% लोगों के पास आधा धन है। तो कितना असमानता है? तो वर्ग विभाजन। फिर आता है प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग है। ये सब संसाधन के, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है ना, संसाधन सबको चाहिए, लेकिन कोई एसी लगवा के चला रहा है खूब, मतलब एक कमरे के अंदर 2 एसी लगे हुए हैं, किसी के पास पंखा तक नहीं है। तो क्या है? संसाधनों का अनुचित वितरण ही तो है। किसी के पास एसी है, किसी के पास वो भी नहीं है। दूसरा है भू निम्नीकरण। मैंने पहले ही आपको समझाया था, कीवर्ड के अंदर निम्नीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर कमी आना। तो भू निम्नीकरण यानी भूमि की जो है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। दूसरा उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो रहा है? दिन पर दिन
कम होते जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, भू निम्नीकरण हो रहा है। अब क्यों कम हो रहा है आने वाले इस चैप्टर में ही बताया गया है। लेकिन 3-4 वर्ड है, उन सबका मतलब एक है। वर्ड 3-4 मतलब एक, जैसे सतत विकास हो, या फिर पेपर में पूछे धारणीय विकास क्या है, या संपोषित विकास क्या है, या फिर पूछ ले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो इन चारों का आंसर एक है, बस उस वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लगा देना। जैसे पूछे सतत विकास किसे कहते हैं, तो सतत विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे और संसाधनों को भविष्य तक ले जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। वैसे पूछ ले धारणीय विकास क्या है, तो सेम है, कुछ नहीं है इसमें ये बता देना, धारणीय विकास वह विकास है जिसके अंदर वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करो, यानी आज की आवश्यकता यानी वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करो और संसाधनों को भविष्य तक ले जाओ या फिर अगली पीढ़ी तक ले जाना चाहिए। फिर संपोषित विकास वही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है जिसमें क्या होता है, आज की आवश्यकता को पूरा करते हैं और आप लोग और क्या करते हैं, संसाधनों को भविष्य तक ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सतत विकास, धारणीय विकास, संपोषित विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इन सबका मतलब एक है, परिभाषा एक है, एक ऐसा विकास जिसके अंदर वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करो और संसाधनों को भविष्य तक ले जाओ। ठीक है, अगला आता है संसाधनों का नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, क्यों करना चाहिए, देखो मैंने पहले बताया संसाधन क्या है, सीमित है, यानी हमारी आवश्यकता सीमित है, लेकिन इच्छाएं जो हमारी डिजायर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरा काम तो इससे भी चल जाएगा, लेकिन मेरी सोच रहती है, मेरे सही बता रहा हूँ, मेरा सोच रहता है कि मैं यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगाऊं, लेकिन संसाधन क्या है, सीमित है। सबके पास स्मार्ट बोर्ड है, नहीं हो पाएगा, क्यों, संसाधन सीमित है, यानी चीज़ें बनाने वाली कंपनियां क्या है, लिमिटेड ही बना पाएंगे ना, सब नहीं खरीद पाएंगे। और दूसरा है कि हमें नियोजन क्यों करना चाहिए, तो विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए, यानी हर चीज़ का हमें सही से प्रयोग करना चाहिए। आप आर्मी पर्सन को देखेंगे ना, एक कपड़े का टुकड़ा भी होता है ना, उसका सही प्रयोग करता है, वैसे ही हमें संसाधनों का भी विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। असमान रूप से संसाधनों का वितरण, यानी जो संसाधन है ना हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जैसे कि खनिज जो है वो मध्य भारत और दक्षिण भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, मध्य भारत और दक्षिणी, बोले तो मध्य भारत आपका महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं उसको, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सब क्या है, मध्य भारत है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन है। उसके बाद दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अंदर भी संसाधन है। लेकिन जो जल संसाधन है, यानी यहाँ पे खनिज संसाधन थे मध्य भारत और दक्षिण भारत में, लेकिन जो जल है भारत में वो अधिकतर कहाँ है, तो पूर्वी भारत में। आप जाओगे तो पूर्वी भारत में बहुत सारी नदियां हैं, जंगल है, वहाँ पे जल संसाधन ज़्यादा है या फिर वन संसाधन ज़्यादा है। वैसे ही जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है वो राजस्थान और गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है यहाँ पर इनका प्रयोग सीमित है, लेकिन संसाधन हमारे पास है। तो संसाधन देख रहे हैं ना, कहीं कोयला और ज़्यादा चीज़ें हैं, कहीं दूसरा कुछ चीज़ें ज़्यादा है, इसीलिए संसाधन क्या है, असमान है, यानी उनका जो वितरण है, वितरण का मतलब फैलाव है, यानी जो बंटवारा है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से है। भारत में संसाधन नियोजन, यानी भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया गया, यानी भारत ने क्या क्या प्लानिंग किया, तो भारत में संसाधनों की पहचान किया। देखो सबसे काम पहली बात होता है, किसी भी संसाधन को निकालने से पहले हमें उसकी पहचान करनी पड़ती है। अगर पहचान हो जाती है तभी तो आगे का काम करोगे, जान पहचान हो, ठीक है, जीना आसान हो। तो हमें संसाधन पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, संसाधन नियोजन के लिए उसकी पहचान करना पड़ता है। दूसरा है गुणवत्ता, यानी उसकी क्वालिटी देखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कोयला निकालने, जैसे कि आप जाओगे क्या बोलते हैं उसको, पूर्वोत्तर भारत, यानी जो 7 बहने वाली स्टेट है, वहाँ पे कोयला कम निकाला जाता है क्योंकि उस कोयले का महत्व ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा है मात्रा, क्या है, मात्रा। भारत के अंदर सोना पाया जाता है, आपने अगर मूवी देखी हो KGF, कोलार गोल्ड फील्ड के अंदर जो मूवी दिखाई है KGF, वहाँ पे सोना निकालना दिखाया जाता है। लेकिन भारत में अब सोना की माइनिंग यानी गोल्ड की माइनिंग बहुत कम होती है, क्यों, उसकी मात्रा हमारे पास बहुत कम है। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये अगर सोना निकालता है ना भारत, अब भारत सरकार अगर 100 रुपये का सोना निकालती है तो 150 रुपये निकालने का खर्च हो जाता है। आप कभी सोना निकालोगे, नहीं निकालोगे, क्यों, जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो बहुत कम है, क्यों, उसकी मात्रा कम है। भारत के अंदर जो कर्नाटक वगैरह में सोना निकलता है वो काफ़ी कम मात्रा में। उसके बाद है सर्वेक्षण करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सर्वेक्षण, पता लगाते हैं कहाँ पे कौन सी संसाधन यानी कि जो खनिज है। अगला आता है संसाधनों का विकास हम कैसे किया है, तो हम लोगों ने उसके लिए योजना बनाया, क्या बनाया, योजना बनाया कि संसाधन कैसे निकालना है, उसका वितरण कैसे करना है, उसको आगे प्रोसेस कैसे करना है, योजना होना चाहिए हमारे पास। एक क्या होना चाहिए, योजना यानी प्लानिंग होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद दूसरा आता है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आज भारत जो है
वो लोहा निकालने में माहिर है। भारत जो है लोहा निकालने में माहिर है। हम पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे लोहा यानी इस्पात उत्पादन के अंदर आते हैं। लेकिन समस्या क्या है, लोहा का तो अच्छा खासा उत्पादन कर देते हैं, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि हम अपने लोहे को इस्पात में नहीं बदल पाते हैं, यानी स्टील में नहीं बदल पाते हैं। और स्टील में बदलने के लिए अपने अधिकतर लोहा को, यानी जो लोह खनिज होता है, उसको कहाँ भेज देते हैं, दक्षिण कोरिया या फिर जापान भेज देते हैं हम लोग। फिर वही जापान जो है हमें उसको स्टील बना के 10 रुपये लोहा खरीदता है, कच्चा लोहा 40 रुपये किलो हमें टिका देता है, कितना महंगा पड़ जाता है। फिर आज ये कौशलता होना चाहिए, यानी निकालने के लिए आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, कौशलता होनी चाहिए, तभी आप संसाधनों का अच्छे से विकास कर पाएंगे। ठीक है, तो पूछे भारत में संसाधनों का नियोजन किस प्रकार हुआ है, तो हमने पहचान किया, गुणवत्ता, मात्रा, सर्वेक्षण। ठीक है, उसके बाद विकास में प्रौद्योगिकी होना चाहिए, कुशलता होना चाहिए, योजना होनी चाहिए कि आप कैसे काम करोगे। अगला आता है उपनिवेशिक दौर में। जब उपनिवेश का मतलब मैंने क्या बतलाया था पहले ही, जब एक देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, इस प्रक्रिया को उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत जो था किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। फिर आता है दोहन। दोहन का मतलब होता है जब एक चीज को बहुत अधिक प्रयोग किया जाए, यानी एक्सेस अमाउंट में किसी चीज को प्रयोग कर लेते हैं, उसको हम लोग दोहन कहते हैं। जैसे कि 1 घंटा पढ़ाने की जगह मैथ वाला टीचर 3 घंटा क्लास ले लेता है, वो भी क्या है, दोहन है। आज हम लोग पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मतलब काट रहे हैं, वो भी क्या है, दोहन है। मछली एक खाने का मन है, 4 मछली आपने पकड़ लिया, वो भी क्या है, चीज़ों का दोहन है। क्योंकि मछली भी क्या है, लिमिटेड है, उसको भी अपने जैसे बच्चे पैदा करने में काफ़ी समय लगता है। अविवेकपूर्ण प्रयोग, उपनिवेशिक शासन में थे तो हम लोग मतलब हम लोग जब थे तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे जो संसाधन थे उसका अविवेक यानी दिमाग से काम नहीं लिया, खूब इन्होंने प्रदूषण फैलाया, देश को गंदा किया। इन्होंने तो अंग्रेजों ने। फिर आता है निजी लाभ। अंग्रेजों ने किस लिए काम किया, अपने निजी लाभ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए काम किया। तो पूछे भारत में संसाधनों की स्थिति क्या थी उपनिवेशिक दौर में, तो उन्होंने दोहन किया, अविवेकपूर्ण प्रयोग किया, निजी लाभ के लिए काम किया। अब आता है कि संसाधन संरक्षण क्यों करना चाहिए। संरक्षण का मतलब बचाना क्यों चाहिए, तो पहला एक ही वर्ड है, सीमित है। संसाधन क्या है, सीमित है, इसीलिए बचाना चाहिए। पानी कहते हैं ना, एक एक बूंद बचाइए, क्योंकि पानी लिमिटेड है, पानी लिमिटेड, तभी तो 1 लीटर पानी 20 रुपये का मिल रहा है। अगर लिमिटेड नहीं होता शायद फ्री में मिलता। जैसे हवा हम लोग कहते थे कभी कि अनलिमिटेड है, लेकिन हवा भी अब लिमिटेड है। कौन सी, शुद्ध हवा। आजकल इतने सारा प्रदूषण फैल गया। उसके बाद पर्यावरण सौंदर्य के लिए, यानी पर्यावरण की सुंदरता के लिए संसाधन चाहिए। आज फिर जंगल काट दे रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं ना। लोग कहते हैं टाइगर बचाओ, देखो कितना मूर्खता वाली फालतू वाली बात है, टाइगर बचाओ। अरे भाई जंगल बचाओगे तो टाइगर बच जाएंगे, ठीक है, जंगल बचाओगे तो टाइगर बच जाएंगे। इससे सुंदरता भी पृथ्वी की बनी रहेगी। अब हरियाली में कभी जाना कितना सुंदर लगता है, ठीक है। तो टाइगर बचाने से अच्छा है कि जंगल बचाओ, अपने आप टाइगर या फिर जो भी जानवर आप बचाना चाहते हो वो बच जाएगा। जंगल बचाओ, जानवर मत बचाओ, जानवर अपने आप बच जाएंगे, ठीक है। अगला आता है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्राणियों के लिए संरक्षण। जो संसाधन है वो जैव विविधता पर टिका हुआ है। आप देखेंगे, आप जब जंगल वंगल में जाएं या फिर कभी सफारी पे जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग करने के चक्कर में, यानी खनन का मतलब क्या होता है, संसाधनों की जमीन से संसाधनों के निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। तो उसके चक्कर में वहाँ के जीव जंतु सबको खत्म कर देते हैं, तो क्या होता है, जैव विविधता का नाश होता है। तो संसाधन संरक्षण क्यों करना चाहिए, सीमित है। उसके बाद पर्यावरण सौंदर्य के लिए, जैव विविधता के लिए, समान रूप से विकास के लिए। देखो संसाधनों का संरक्षण इसलिए भी करना चाहिए ताकि सब जगह समान रूप से विकास हो सके। तीसरा है भविष्य के लिए, यानी संसाधन को इसलिए भी संरक्षण करना चाहिए ताकि भविष्य तक संसाधन को ले चले जाए, ठीक है। और इसी संसाधन को भविष्य तक ले जाने को हम क्या बोलते हैं, सतत विकास, धारणीय विकास, संपोषित विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। पूरे दुनिया के अंदर अगर आप थोड़ा जानकार हो, यूनाइटेड नेशन करके एक संस्था है, उसने 17 सस्टेनेबल गोल बना रखा है, ठीक है। क्या बना रखा है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना रखा है। तो ये था। इसके बाद हम दूसरे पार्ट में इस पार्ट को मतलब खत्म, ये 3 पार्ट में इसका वीडियो बनेगा। जय हिंद।